हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में क्लास 12th के टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे, कि हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड ऑल्सो रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर का क्या क्या असर होता है, कैसे कैसे करके टेम्परेचर के चेंज होने से हम रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि आप एक कंसेप्ट लगा के भी समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर हमारे पास रिएक्टेंट के कुछ पार्टिकल्स हैं एक बीकर में और उनको आपस में रिएक्ट कराना है हमें। कुछ पार्टिकल्स हैं हमारे पास बीकर में रिएक्टेंट के और उनको आपस में रिएक्ट कराना है। तो रिएक्ट कराने के लिए पार्टिकल्स को एक दूसरे के क्लोज जरूर आना पड़ता है, एक दूसरे के पास आना पड़ता है। अब उसके लिए चाहिए उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ताकि वो मूव कर सके, एक जगह फिक्स ना रहे, ताकि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, और जब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो फिर एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, उनके बीच में कोलिजन होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, पार्शियल बॉन्ड, या ऐसा कह दो एक दूसरे से कोलिजन होगा, और फिर उनके बीच में रिएक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा फैक्ट आप याद रखें कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट इंक्रीज होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, और मूवमेंट इंक्रीज होता है पार्टिकल्स में तो उसके थ्रू फिर कोलिजन्स बढ़ते हैं, कोलिजन्स इंक्रीजेस एंड देन रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। रिएक्शन होने के चांसेस, वो रिएक्शन जो बहुत स्लो रेट से हो रही थी वो भी अब फास्ट होने लगेगी। तो इस बात को जब स्टडी करा गया फॉर अ डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, जब हमने 10 डिग्री के टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करा, तो हमने एक कॉमन फैक्ट पाया उसके अंदर। वो क्या था कि अगर हम रेट कांस्टेंट एक टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते हैं और फिर उसमें 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, रेट कांस्टेंट किसी भी टेम्परेचर टी पे हमने कैलकुलेट करा और फिर उस टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा के फिर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करा हमने, तो हमने ये देखा कि उसकी वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में लाई करती है। तो हमने एक स्टेटमेंट दे दी दैट फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट बिकम्स 2 times to 3 times ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, और इसे कहा गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है। तो 2 से लेकर 3 के बीच में लाई करती है। बट जिस टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा काम होता है, जैसे कि रूम टेम्परेचर हो गया, तो जो हमने उसके लिए वैल्यू जब निकाल के देखी, अगर हम टेम्परेचर टी को 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, देन T + 10 इज इक्वल टू हो गया 35। तो K35 बाय K25 की वैल्यू जो हमने नोट करी तो हमने पाई कि वो 2 आती है अप्रोक्सीमेटली। ये वैल्यू हमने इसलिए कैलकुलेट करके रख ली क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम हर रिएक्शंस के अंदर। बाकी नहीं तो ये वैल्यू हमारे पास है ही, और वो जो भी वैल्यू होगी पहले वो क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड होनी चाहिए। तो सपोज करो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दैट वी हैव अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ 2। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास 2 है, और क्वेश्चन ये कहा हुआ है कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जल्दी से
आपको इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए कि कैसे एक शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। उन्होंने हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है हमें 2, और उन्होंने ये कहा हुआ है कि टेम्परेचर 25 से हमने 35 इंक्रीज करा। तो आपको बताना है कि रेट कांस्टेंट कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब जब भी कभी टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात हो तो बाय डिफॉल्ट वो 10 डिग्री का डिफरेंस होता है। बाय डिफॉल्ट वो 10 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो अब हम देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस से 65 में कितने कितने गैप आते हैं। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस टू 35, 35 टू 45, 45 टू 65, है ना। तो अगर हमें कोई कहता है कि K65 अपॉन K25 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए ट्वाइस मल्टीप्लाई, फिर इसके लिए ट्वाइस मल्टीप्लाई, सॉरी यहां आएगा 55 देन 65, इसके लिए ट्वाइस देन इसके लिए ट्वाइस, तो इट इज 16 टाइम्स। इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके हमारे पास आ गई 16 टाइम्स। तो बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट 10 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। तो उस बिहाफ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया, 25 टू 35 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था हमें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है। 2 इसके लिए हो गया, 2 इसके लिए हो गया, 2 इसके लिए होगा, तो टोटल सॉल्व करके हमारे पास 16 टाइम्स रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन होते हैं रेट कांस्टेंट के बेसिस पे जो आ सकते हैं पेपर में। एक बार आप ये नोट कर लें अच्छे तरीके से, और ये सिंपल एक फॉर्मूला कह सकते हैं आप इसे अच्छे से नोट कर लें। चलिए देखिए जरा इधर ध्यान से देखें। अभी आप इस ग्राफ को जरा अच्छे से समझेंगे। जो रिएक्शन समझनी है वो मैं यहां लिख रहा हूं साइड में। सपोज करें हमारे पास ये 2 रिएक्टेंट हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। हम इनकी आपस में रिएक्शन करा रहे हैं और हमें टेम्परेचर से रिलेटेड क्या इफेक्ट होता है हमें वो समझना है कि इस रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर से क्या चेंजेस आएंगे, वो हमें देखने हैं। तो देखिए जरा इधर ध्यान से देखें। अभी सपोज करिए 2 रिएक्टेंट है और इस ग्राफ में हमें ये दे रखी है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इन रिएक्टेंट्स के अंदर कुछ एनर्जी है जिसकी वैल्यू हमने लिख दी ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हर सब्सटेंस में कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है, तो वो हमने इतने से मार्क कर रखी है। वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हमने उसे लिख दिया ER। अब सपोज करो हमने इसकी आपस में रिएक्शन कराने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करा। इन दोनों सब्सटेंसेस की आपस में रिएक्शन कराने के लिए, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, इनको आपस में कोलिजन कराने के लिए हमने इसको टेम्परेचर इंक्रीज करा। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसको एक एनर्जी मिली। टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसको एनर्जी मिली। उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को स्पेशली नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
अब क्या होता है, जब रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है, तो जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था और ये हमारे पास आयोडीन का मॉलिक्यूल था, एनर्जी लेकर वो एक दूसरे के इतनी ज्यादा पास आने लग जाते हैं, इतनी ज्यादा एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब इतनी पास कि उन दोनों में बॉन्ड बन सकता है। तो क्या हुआ, जब हमने उसको टेम्परेचर दिया, उससे उसको एनर्जी मिली और उस एनर्जी को लेके ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, क्योंकि मूवमेंट होने लगा ना, और मूवमेंट होने से वो दोनों एक दूसरे के पास पास आ गए, और पास पास आने से उन्होंने क्या करा, एक दूसरे से बॉन्ड बना लिया। याद रखें, ये पहले वाला बॉन्ड उनके बीच में है ही पहले से ही, अब एक एडिशनल बॉन्ड बना दिया। किस वजह से? क्योंकि वो बहुत पास पास आ गए। इस तरह के स्पीशी को कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर ये बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहां पे इस लेवल पे बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बट अभी क्या है कि इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे आप देखो, इतनी थी, इतनी और जुड़ गई। इस टोटल एनर्जी को, ये एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी को, टोटल एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। याद रखेंगे डेफिनेशन, द सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए ये बनता है, नहीं तो ये अनस्टेबल होता है। अब स्टेबल होने के लिए इसको एनर्जी रिलीज करनी है, तो ये क्या करता है, ये पहले वाले जो बॉन्ड थे ये आपस में ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होके ये HI और ये HI दोनों के सेपरेट हो गए। जो पहले बॉन्ड थे उनके आपस में, क्योंकि अब वो आपस में ज्यादा क्लोज आ गए एज कंपेयर टू जो वो पहले थे एक दूसरे के। जो पहले वो आपस में पास पास थे, वे एक दूसरे से ज्यादा पास आ गए। तो जहां ज्यादा पास है वो ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो उन्होंने क्या करा, अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। बॉन्ड ब्रेक करने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी रिलीज होके ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। एनर्जी रिलीज होके ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब ये कोई जरूरी नहीं है ये वाला लेवल इससे नीचे ही बनाना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है, बट पहले इसको अच्छे से समझें। और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो गया। तो क्लियर होता है ग्राफ अच्छे से। अब इसमें और क्या क्या वेरिएशंस हमें पढ़ने हैं वो देखते हैं हम जरा एक बार। क्या क्या इसके अंदर और वेरिएशंस आ सकते हैं। तो ये देखें, ये लेवल था एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का, ठीक है, और ये लेवल है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का, ठीक है। ऊपर वाला लेवल है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का और नीचे वाला लेवल है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का। अब इस रिएक्शन में एनर्जी कितनी चेंज हुई, कितनी एनर्जी का चेंज आया, किसी भी रिएक्शन में कितना एनर्जी का चेंज आया। आपके पास स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी थी, आपके पास जो सब्सटेंस था उसमें स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी थी पहले वो देख लो, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो आपके पास बाद में कितनी एनर्जी बची वो देख लो, या कितनी बढ़ गई वो देख लो। अगर आपको पता लगाना है आपके सब्सटेंस के अंदर कितना एनर्जी का चेंज आया, तो आपके पास स्टार्टिंग में कितनी एनर्जी थी, मतलब रिएक्टेंट था स्टार्टिंग में, उसकी एनर्जी कितनी थी, और बाद में आपका वही चीज प्रोडक्ट बन गया तो बाद में कितनी एनर्जी है। तो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, अगर हम इसे यहां ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये हमारा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। तो इसमें से जब हम इसे माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बचेगा, इसे हम कहते हैं डेल्टा एच।
इसे हम बोलते हैं डेल्टा एच, द चेंज इन एनर्जी। अब इस केस में प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज्ड हो गई। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज्ड हो गई, और ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ये वैल्यू दे रखी होती है 10, सपोज करें रिएक्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 50। सिंपल सा ग्राफ दे रखा है, प्रोडक्ट की एनर्जी दे रखी है 10, रिएक्टेंट की एनर्जी दे रखी है 50। पूछता है बताओ डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, तो बहुत इजी हो गया। डेल्टा एच की वैल्यू 10, प्रोडक्ट की एनर्जी -50, आंसर आ गया -40। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन बेस्ड जो होते हैं, तो इनको अपने दिमाग में रखेंगे इन क्वेश्चंस को। अब इसी तरह से हम एंडोथर्मिक का ग्राफ देखते हैं। तो एक बार क्वेश्चन में चेक जरूर कर लेना पेपर में कि ग्राफ आपको एंडोथर्मिक का बनाना है या एक्सोथर्मिक का बनाना है। तो एंडोथर्मिक का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज प्रोडक्ट एनर्जी, दिस इज रिएक्टेंट एनर्जी, और अब आप देख सकते हो ये वाली वैल्यू ज्यादा है इससे, यहां पे कम थी। देख रहे हैं ध्यान से, प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है इसके अंदर। तो अब अगर आप यहां पे इसको मैच कराते हो और इसको मैच कराते हो, तो ये हो गई हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी यहां से यहां तक, और ये पूरी है प्रोडक्ट की एनर्जी। तो ये जो इतना बचा है ये है डेल्टा एच। दिस टाइम डेल्टा एच इज इक्वल टू EP माइनस ER, एंड इट इज ए पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली। आप समझो ना, रिएक्टेंट में इतनी एनर्जी थी और प्रोडक्ट में ज्यादा हो गई, तो कहां से आई? कहां से आई? आपने एब्सॉर्ब ही तो करी एनवायरमेंट में से। और जब भी कभी आप एनर्जी एब्सॉर्ब करते हो तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप दोनों ग्राफ बहुत अच्छे से देख लीजिए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इन दोनों ग्राफ्स के अंदर बेस्ड क्या होता है वो देखिए जरा। ये वैल्यू मैंने आपको बताई ना, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये, ठीक है। इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हमारी रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसमें कई कई बार ये भी चीज काम आ जाती है। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड दिस इज द, यहां से लेकर यहां तक, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ऐसे भी कह सकता है, दोनों एनर्जी की वैल्यू दे देगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, और कुछ एनर्जी दे देगा कि भाई हमारे पास इतनी एनर्जी अवेलेबल है। तो विच रिएक्शन इज मोर फिजिबल? कौन सी रिएक्शन आसानी से हो जाएगी? जिसमें कम एनर्जी चाहिए, है ना, वो आसानी से हो जाएगी, मतलब ये फॉरवर्ड वाली। ठीक है, तो याद रखें इसे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इधर से ये भी बन सकता है, तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, कर लीजिए इसे अच्छी तरह से ड्रॉ, अपनी अपनी कॉपीज में अच्छी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये दोनों। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अभी हम इतना ही टॉपिक अपना यहां पे रोकते हैं। टेम्परेचर से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स अभी हमारे सामने आने वाले हैं, और एक हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व करना है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो टेम्परेचर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतने आप ये वीडियो दोबारा अच्छे से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।